हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं कॉपी पर ग्राफ को बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। एक होगा हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो है वो वोल्टेज गेन होगी और उसको हम ए के साथ डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज होगा स्टार्टिंग पर फ्रीक्वेंसी के साथ। जो वोल्टेज गेन है वो इंक्रीज होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज गेन का वैल्यू। और ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा ए मैक्सिमम वोल्टेज गेन। तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व एक एम्पलीफायर का। नाउ हम बुक में देखते हैं, टॉपिक का नाम है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर सर्किट है इज मेंट टू रेज द वोल्टेज लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। वो जो है हमारे इनपुट सिग्नल के वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है। एम्पलीफायर है तो वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। एंड द इनपुट सिग्नल में नॉट बी ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। और जो इनपुट सिग्नल है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो वो जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक ऑडियो सिग्नल है तो जो ऑडियो सिग्नल होगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है, जैसे कि 20 हर्ट्ज है, 21 हर्ट्ज, 22 हर्ट्ज, सो ऑन अप टू 20,000। किलो का मतलब 1000 होता है, उतने हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी होंगे एक ही सिग्नल में, ऑडियो सिग्नल में। तो जो परफॉर्मेंस है एम्पलीफायर का उसको जज किया जाएगा बाय ऑब्जर्विंग वेदर ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल आर एम्पलीफाइड इक्वली वेल। ये ऑब्जर्व करके, ये देख करके जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, जैसे कि इसमें पूरा फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है सिग्नल का, वो अच्छी तरीके से एम्पलीफाई हुआ है या नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है उससे पता चलेगा। This curve illustrates how the magnitude of voltage gain of amplifier varies with frequency of input signal sinusoidal। और ये जो कर्व है वो हमें बताएगा कैसे जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज गेन का किसी एम्पलीफायर का वो चेंज होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये ग्राफ हमें बताएगा कि जो हमारा एम्पलीफायर है उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर इनपुट सिग्नल का हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज में जो गेन आता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वो हमें लिखना है। सिग्नल वही है हमारा ऑडियो सिग्नल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। It can be plotted by measuring the voltage gain of amplifier for different frequencies of sinusoidal voltages fed to its input। और ये हमें कैसे मिलेगा, ये जो है हमें प्लॉट करना है, वोल्टेज गेन को हमें मेजर करना है एम्पलीफायर का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। जो हमारा इनपुट है उसके वोल्टेज के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए जो वोल्टेज गेन है उसको हमें नोट करना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए वोल्टेज गेन को नोट करना है और यहाँ पर हमें लिखना है। तो हमें जो है ये ग्राफ मिल जाएगा, जैसे कि जब फ्रीक्वेंसी इतना होगी वोल्टेज इतना होगा, जब फ्रीक्वेंसी इतना होगी वोल्टेज इतना होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। फिगर शोज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ऑफ अ टिपिकल एम्पलीफायर। और ये जो फिगर है वो एक नॉर्मल एम्पलीफायर का, टिपिकल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व दिखा रहा है। फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द गेन ऑफ एम्पलीफायर इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी। और इस ग्राफ से हमें पता चला कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा जो वोल्टेज गेन है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कर्व हमारा, ठीक है, पीक की तरफ जा रहा है एंड बिकम्स मैक्सिमम। और वो जो है मैक्सिमम बन रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी खास फ्रीक्वेंसी एफआर पर, और उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये जो पीक है हमारे ग्राफ का उस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
एंड देन डिक्रीजेस। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद जो ग्राफ है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, बॉटम की तरफ, वैली की तरफ जा रहा है। तो जब भी कभी हम एक एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एप्रोप्रिएट स्टेप्स हमें लेना होगा टू इंश्योर दैट द गेन इज इसेंशियली यूनिफॉर्म ओवर स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये श्योर करना होगा कि जो गेन है वो एक ही जैसा है, यूनिफॉर्म है, बहुत ही चेंजिंग नहीं है, ठीक है, ओवर सम स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी रेंज। जो भी फ्रीक्वेंसी का रेंज है हमारे पास 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, उसमें ये गेन चेंज नहीं होता है। ये हमें श्योर करना होगा जब हम एम्पलीफायर को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑडियो एम्पलीफायर है, ऑडियो वाला, जिसमें स्पीच आता है, म्यूजिक आता है, उसको एम्पलीफाई करता है हमारा एम्पलीफायर, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जितने भी फ्रीक्वेंसी होगा साउंड के स्पेक्ट्रम का, ऑडियो मतलब साउंड, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, वो जो है यूनिफॉर्मली एम्पलीफाइड होना चाहिए। इस रेंज में 20, 21, 22 टू 20,000 वाले रेंज में जितने भी सिग्नल है वो सारे बराबर लेवल पे एम्पलीफाई होना चाहिए। अदरवाइज जो हमारा आउटपुट में हमें साउंड मिलेगा लाउड स्पीकर के, वो जो है डिस्टॉर्टेड होगा, वो खराब हो चुका होगा, वो साउंड जो है वो परफेक्ट नहीं होगी, उस साउंड में प्रॉब्लम होगी, डिस्टॉर्टेड होगा, वो सिग्नल खराब हो चुका होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एम्पलीफाई होना, एक बराबर तरीके से, बैलेंस तरीके से एम्पलीफाई होना हर फ्रीक्वेंसी रेंज का, वो जरूरी होता है जब भी कभी हम एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो साउंड हमें डिस्टॉर्टेड मिलेगा, सिग्नल कट हो चुका होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उस सिग्नल में होगी, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हम एम्पलीफायर में यूज करते हैं, और वो है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हम देखते हैं एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को। तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी किया, और ये मैक्सिमम वोल्टेज गेन है हमारा। और यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।